तो आज हम करेंगे अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याओं से परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके इम्पोर्टेंट प्रश्न कि प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा जाता है, उन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है और उन्हें समझे कैसे कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो सीखा था, हमने क्या करा था, हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर निशान लगाए थे कि हिंदी गद्य और पद के और हिंदी व्याकरण के। व्याकरण तो हमने लगभग समझी ही थी कि उसमें अलंकार कैसे पहचाने और अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित उनका कैसे लिखेंगे हम, समास की पहचान कि इसमें कौन सा समास है कैसे पहचानेंगे, और साथ के साथ ही जो आपकी यण संधि है यानी संधि सिर्फ आपके पास एक है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हमने अच्छे प्रकार से समझे थे, उन पर निशान लगाए थे, उन्हें सीखे थे। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने हमारी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बस तो चलते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इससे किस टाइप के क्वेश्चन प्रश्न में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वे प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप में होता है, यानी इनमें से इन ऑप्शंस में से किस रूप में होता है। m, m+1, 2m और 2m+1। सबसे पहले तो हमें पता है कि धनात्मक समपूर्णांक यानी सम यानी प्लस का होगा और सम होगा यानी 2, 4, 6, 8। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए यानी दो से डिवाइड हो जाए, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और प्लस की कहा गया है तो प्लस की सम संख्याएं, तो हम क्या करेंगे कि हम सम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि m का मान रख के देखेंगे कि m का मान कुछ भी रख के देखें, 1 से लेकर 4, 5 तक आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने m का मान 1 रखा, तो अगर यहाँ पहले ऑप्शंस के हिसाब से चले तो m का मान अगर हमने 1 रखा तो m का मान 1 है तो यानी 1 हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 2 से नहीं कटती वो विषम होती है और जो 2 से कट जाती है वो सम होती है। ठीक है, तो m का मान अगर हम 1 रखें तो ये विषम हो जाएगा, अगर m का मान हम 2 रखें तो ये सम हो जाएगा। तो ये कि हमने क्या देखा कि इसमें मान हम कुछ भी रखें, ये तो सम भी आ रहा है विषम भी आ रहा है, तो दोनों आ सकते हैं इसमें। तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और ये हमारा ऑप्शन क्या है कि m+1, अगर मैं यहाँ 1 रख लूँ m का मान तो 1+1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यानी सम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रख लूँ तो 2+1 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि इसमें भी सम और विषम दोनों आ रहे हैं मान रखने पर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 2m, तो 2 में अगर यहाँ मैं 1 रखूँ तो 2 m के बीच में कौन सा साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 में 1 की गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 हो जाएगा। और 2 में अगर यहाँ मैं 2 रख दूँ m का मान, एक का मान रख के तो 2 आ रहा है, 2 का मान रखने के बाद क्या आ रहा है, 2 का मान रखने के बाद आ रहा है 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, फिर 2 का मान 3 रखने के बाद 2 3 6, फिर 2 का मान 4 रखने के बाद तो 2 चौक 8। तो हमने देखा हर कंडीशन में इसका मान सम ही आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 2m+1, तो 2 की जगह 1, m की जगह 1 रख लूँ तो 2 एकम 2 और 1 यानी 3 हो जाए, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा ना। तो 2 रख लूँगा तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 3 5 7 आ रहा है, तो मतलब ऐसे ही आ रहा है। तो इसमें तो विषम ही आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, इसमें तो विषम ही आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि 2m में ही क्या आ रहा है, सिर्फ सम आ रहा है। ठीक है, तो इसे करेंगे हम कैसे कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक जो सम पूर्णांक है वो किस रूप में होगा, वो होगा 2m के रूप में। अब ये हमने कैसे किया कि m का मान हमने क्या करा, m का मान 1 2 3 4 रखा, कुछ भी रखा। ठीक है, तो m का मान m का जो मान है, मान 1 2 3 और 4 ऐसे ही रखने पर, ठीक है, रखने पर तो हमने क्या देखा कि इसमें जो हमने 2m के विकल्प कौन से चाहे आप कर सकते हो या फिर 2m कर सकते हो कि 2m बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 1। तो पहले हमने 1 रखा तो क्या आया आंसर, 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसे कोमा लगा दो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हमने 2 का मान 2 रखा होता तो 2 गुणा 2 तो क्या आता, 2 दूनी 4 आता। और ऐसे ही 2 का मान 3 रखते तो 2 मतलब m का मान 3 रखते तो 2 तिया 6 हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सभी सम आ रहे हैं, 2 4 6। तो ऐसे ही कर करके आपको एक चीज़ हिंट बता दूं कि किसी भी सम संख्या में किसी भी संख्या की गुणा कर लो तो उसमें वो समी संख्या आएगी। किसी भी सम संख्या में 2 एक सम संख्या है ना, उसमें किसी भी संख्या की गुणा कर लो तो एक सम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हिंट है। तो बस इसे हम लिख लें, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, किसी करने का यही तरीका है बोर्ड में, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक
सम पूर्णांक किस रूप में होता है? पूर्णांक 2m के रूप में होता है, ठीक है। तो बस ये हमने कर लिया। और अतः विकल्प कौन सा सही है? अतः जो विकल्प है, अतः विकल्प कौन सा सही है? विकल्प हमारा है सी सही है, ठीक है। सी हमारा सही है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। अब ऐसे ही इसका विषम भी पूछेगा, तो विषम के लिए भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, विषम के लिए भी प्रश्न पूछा गया है प्रश्न पेपर में, ठीक है, कि विषम के लिए क्या होगा। कोई धनात्मक पूर्णांक अगर इस रूप में है तो वह विषम संख्या के लिए क्या होगा, तो उसका भी हमें पूछा गया है। कैसे कि ये दे रखा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, ठीक है। q प्लस 1 2q और q बाई 2q प्लस 1, तो ये पूछा गया है, प्रश्न में आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो समझना है सिर्फ प्रश्न को। तो हमने क्या देखा कि अब की बार विषम पूर्णांक है, तो विषम का मतलब क्या हो गया? वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। इसमें भी हम क्या करेंगे कि q का मान भाई q दे रखा है तो उसमें m दे रखा था, तो m का मान 1 2 3 4 रखा था। इसमें q दे रखा है तो q का मान 1 2 3 4 रखेंगे। तो q के लिए हम क्या करेंगे कि q बराबर 1 2 3 4 रखने पर अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो सम हो जाए, मतलब विषम हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 ही हो जाएगा। q बराबर 1 रखने पर तो 1 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी मान हो सकता है इसका। तो जब हमने 1 रखा तो सम विषम हो गया, 2 रखा तो सम हो गया, 3 रखा तो विषम हो गया, 4 रखा तो सम हो गया। तो दोनों मान आ रहे हैं इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों मान आ रहे हैं। हमें तो चाहिए बिल्कुल वही जो विषम बना सके, ठीक है। तो q प्लस 1, 1 रखा 1 और 1 2 हो गया, तो 2 रखा 2 और 1 3 हो गया, और 3 रखा 3 और 1 4 हो गया। तो इसमें भी सम और विषम दोनों आ रहे हैं। और 2q जो तो हमने अभी देखा कि जब हम इसमें 1 रखेंगे किसी भी सम संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, यहाँ 1 रख के गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगर यहाँ 2 रखें तो 2 दूनी 4, अगर 3 रखें तो 2 तिया 6, और 4 रखें तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये तो सम ही आएगा हर कंडीशन में। इसमें देखते हैं कि हाँ अगर 1 रखा, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 यहाँ q का मान 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5। तो पहले में क्या आया? पहले में 3 आया, फिर दूसरे में 5 आया, और 3 रखने पर 2 तिया 6 और 1 7, तो अगले 7 आया। तो यानी हर बार विषम आ रहा है, 3 5 7, तो हर बार विषम आ रहा है। तो बस यही हमारा आंसर है, ये तो हमने पहचान लिया। अब इसे करने का सबसे तरीका क्या है कि हल जो हम करेंगे, हल करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि q का मान जो है 1 2 3 4 5 ये रखने पर, ठीक है, रखने पर करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पहले ऑप्शन से कि सीधा इसी ऑप्शन को पकड़ो कि 2q प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम इसका मान ले रहे हैं क्या कि 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसका मान 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। और अगर हम इसका मान 3 रख रहे हैं, तो 2 गुणा 3 प्लस 1, तो 2 तिया 6 भाई, या फिर 3 दूनी 6, या फिर 2 तिया 6 और 1 7। तो ये हमने क्या देखा कि 3 5 7 हर बार विषम आ रहा है। तो बस अतः यही स्पष्ट है कि जो इसे लिख लेंगे कि अतः किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप में होता है? 2q प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना हमने कैसे करा? अब देखते हैं और किस टाइप के प्रश्न आए हैं। तो अध्याय 1 से एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 15 18 24 का लैसे, यानी आपको कोई भी संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 15 18 24 ही मिले। तो इसका लैसे और मैसे यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैं आपको सीधा एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको लिखा जाए कि लैसे और मैसे ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा आप एक साथ ही कर सकते हो। बट अगर आपको, देखो हम अभाज्य गुणनखंड विधि हमने सीखी है इसमें, तो आपको वही रिवीजन कराने के लिए मैं ये क्वेश्चन उस अभाज्य गुणनखंड विधि से ही याद कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको क्या करना है कि आपको एक 15 का, भाई 15 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, सिर्फ अभाज्य संख्या से काटनी है। 5 तिया 15 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। और फिर 18 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 निम 18
और 3 तिया 9 और सॉरी और 3 तिया और 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका ये हुए अभाज्य गुणनखंड। और ऐसे ही 24 का निकाल लो, 24 के भी अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 3 से कट जाएगा 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड को हमें लिखना है ऐसे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं, 3 गुणा 5। एक सीरीज वाइज लिखते हैं कि 3 गुणा 5, पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक है। 3 गुणा 5, ऐसे ही 2 3 3, तो ये किसके हैं, ये 18 का निकला है। क्या निकला है, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। फिर ऐसे ही 24 के लिखेंगे, 24 के क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अगर मैं इन्हें घात के रूप में लिख लूँ तो सबसे आसान होगा। घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसे चाहे तो 2 बराबर, चलो एक साथ नहीं होते, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आपको घात के रूप में ही लिखना है। कैसे लिखोगे घात के रूप में, कि ये क्या है कि इसे हम कर सकते हैं कि जैसे कि 3 गुणा 5 तो रहेगा ही ये, ठीक है, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 2, और ये हो जाएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं HCF की। HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, HCF जो होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अभाज्य गुणनखंड हैं आपके उनकी, सिर्फ चाहे से देख लो चाहे से देख लो, मगर घातों के रूप में हमने बना लिया ना, तो घातों को देखना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। घातों के रूप में शुरुआत में ही लिख लो, देख कर इन्हें कि 2 की घात 3 गुणा 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3, ठीक है। 2 की घात 3 गुणा 3 सही तो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है HCF के लिए, जो कॉमन गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात, कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, कॉमन कौन से हैं इसमें, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, अगर ये 3 की घात 2 है तो बड़ी हो गई, मगर यहाँ 3 की घात कुछ नहीं है, तो यानी ये क्या है, ये 1 है। 3 की घात 1 है, ठीक है। 3 की घात 1 है यानी 3 एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, 3 गुणा 3, ठीक है। तो कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात कौन सी है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 ही है, यानी 3 एक बार यूज हो रहा है। तो HCF तो हमारा हो गया इसका 3, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। अब LCM में क्या होगा कि सभी गुणनखंड जो भी यूज हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी घात, सभी गुणनखंड, एक तो 2 यूज हो रहा है, चाहे वो कॉमन नहीं कहा अब की बार मैंने, इस बार मैंने कहा है कि हर गुणनखंड, यानी 2 जो हमने देखा 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है और 4 हो रहा है, मतलब 5 हो रहा है, ठीक है। तो 2 3 और 5 आ रहा है तीनों में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 2 आ रहा है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 2 की घात 3, और फिर 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2, और 5 एक बार यूज हो रहा है तो 5, बस 5 की घात 1, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसे देखना ही नहीं है, इसे सॉल्व भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो काट मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी 120, और 12 दूनी 24 बात 36, यानी 360 आ गया। तो यानी इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 360। तो LCM हमारा क्या आ गया, LCM हमारा है 360। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना हमने कैसे करा, यही आपको समझना है और सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया है कि ये शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी इनमें से कौन सी शांत दशमलव में व्यक्त की जा सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है या अशांत है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके अंश और हर दोनों को अभाज्य गुणनखंड में निकालना होगा। कैसे कि 77/210 को हमें अभाज्य, 77 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे कि 11 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, और बटे में भाई 21 के होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हर में सिर्फ 2 या 2 गुणा 5 के रूप में ही बचे। अगर 2 गुणा 5 के रूप में हो, या फिर खाली 2 के रूप में हो, या फिर 5 के रूप में हो हर, तो वह शांत होता है। या तो 2 गुणा 5 के रूप में हो नीचे हर में, या फिर खाली 2 हो या खाली 5 हो और कोई संख्या ना हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने क्यों करे ये अभाज्य गुणनखंड इसके, हमने देखा कि ऊपर से नीचे कुछ कट सकता है क्या, तो हमने देखा कट सकता है, तो हमने देखा कि एक साथ कट गया। तो अब नीचे क्या बच रहा है, 2 गुणा 5 के रूप में तो है, बट यहाँ 3 भी है साथ में, ठीक है, 3 भी है। तो अगर हमें चाहिए सिर्फ 2 गुणा 5 के रूप में, या तो अकेला 2 हो, या अकेला 5 हो, या फिर दोनों हो, बस कोई और सी संख्या ना हो। तो जब कोई और सी संख्या ना हो तो वो शांत होता है, बट यहाँ तो ये संख्या है, तो ये क्या है, ये अशांत है, ठीक है, अशांत है। और ऐसे ही इसका देखेंगे 129 का, 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 5, और ये इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो क्या आएगा भाई, 3 गुणा
3 गुणा 43 आएगा और बटे में रहेगा वही 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो हमने तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है और नीचे 2 गुणा 5 के रूप में तो है, बट यहाँ 7 भी एक्स्ट्रा है। तो बस ये हमें पता चल गया कि यहाँ रहना नहीं चाहिए। ये क्या है? ये है अशांत। ठीक है, अब ऐसे ही अगला कर लेंगे 13/3125। तो ये हम कर लेंगे। तो 13 का तो अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3125 का क्या हो सकता है? 3125 का हो सकता है, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125। तो बस ये हमने कर लिया। तो हमने देखा कि नीचे 5 के रूप में है, सिर्फ 5 के रूप में, और कोई सी संख्या नहीं है। तो बस यह है शांत। ठीक है, मैंने क्या कहा? या तो नीचे अकेला 2 के रूप में हो, या अकेला 5 के रूप में हो, या फिर 2 गुणा 5 के रूप में हो, तो वह शांत हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड कट जाने के बाद। ठीक है, बस अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा है तो कट जाएगी। तो बस ये हमें पता चल जाएगा, इसलिए हम ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो चौथे की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो 8/17 है। तो 8 का तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 17 का क्या हो जाएगा? 17 तो अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 ही रहेगा। तो हमें पता चला नीचे हर जो है वो 17 है। तो यह हमें पता चला कि यह अशांत है। तो शांत कौन सी है? शांत है सिर्फ कौन सा? 1325 वाली, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अतः इसे हम लिख लेंगे। चलो इसे हम थोड़ा सा लिख के बता सकता हूँ कि किसी परिमेय संख्या शांत कब होगी? कि जब यहाँ विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य हर के गुणनखंड जो है वो 2 गुणा या 5 की घात m के रूप में है। बस इसलिए यह शांत है। बस ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया? अब देखते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि 1458/1250, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। और अगर शांत है तो हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना, अगर शांत है तो। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आराम से समझ पाए। ठीक है, समझ में आ जाए। कैसे? कि सबसे पहले तो हमें ज्ञात करने की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं कि 1458/1250 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड आपको पता है कैसे ज्ञात करना है कि 1458 का जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करो, तो ऐसे कर करके ऐसे, फिर 1250 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 1458 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, या फिर आप कर सकते हो उसे, और मैं करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम क्या करेंगे, इसे नीचे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलो इसे कर ही लो। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। और ऐसे ही किसके ज्ञात करने हैं? ऐसे ज्ञात करने हैं 1250 के भी। तो 1250 के जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो फिर इससे कटेगा क्या? ये हो जाएगा हमारा क्या कि 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा? 2 गुणा 5 की घात 1 2 3 4 के रूप में आ रहा है। तो ऊपर तो आ रहा है, देखो जो हमें पता चल गया कि नीचे क्या आएगा, 2 गुणा 5 के रूप में ही है। तो हमें जरूरत नहीं है ऊपर के अभाज्य गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है जब नीचे हमें आराम से मिल गया तो। ठीक है, पहले हर के ही करना आप, उसके बाद अंश के करना। ठीक है, पहले हर के करना। अगर हर 2 गुणा 5 के रूप में आपको दिख गया है, ये रहा कि 2 गुणा 5 के रूप में आपको दिख गया, तो पता है वो शांति होगा। तो हमने क्या देखा कि हर जो है वो 2 की घात 1, चाहे 1 कर लो, चाहे 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहे 5 की घात 1 2 3 4 कर लो, 5 की घात 4 के रूप में है। और ऊपर तो 1458 ही छोड़ दो। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ जो है वो हर 2 गुणा 5 की घात, इसे लिख लो, यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है,
के रूप में है अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। और अगर शांत होगा तो हमें इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार क्या है इसका। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने देखा कि 1458 और बटे में है 2 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, अब आपको नीचे 10 बनाना है यहाँ। अगर आप यहाँ नीचे 10 बनाओगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अगर आप नीचे 10 बनाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये आपको 10 कैसे बनेगा, आपको पता है कि 5 में 2 की गुणा करके तो 10 बनेगा, मगर यहाँ जो है ना वो 2 तो एक बार है, मगर 5 जो है वो 4 बार है। 1 2 3 और गुणा 5 यानी 4 बार, तो यानी इसकी इसमें गुणा करके तो 10 बन जाएगा। तो इसके साथ भी तो जोड़े होने चाहिए, तो 2 हमें कितने चाहिए ऐसे जोड़े जो इसके साथ लग जाएं। तो ये एक तो चाहिए, एक इसके साथ लग जाएगा, फिर गुणा 2 यानी इसके साथ लग जाएगा, तो 2 हमने 2 तो लिख दिए, फिर यानी तीसरा भी चाहिए हमें कि 2, तो हमने 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए, यानी हमें क्या करना है कि 2 की घात 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 है। ठीक है, 2 की घात 3 की गुणा अंश तथा हर में करने पर, अंश तथा हर में करने पर। ठीक है, अब वो क्यों कर रहे हैं हम कि जब हम नीचे को ही गुणा करते हैं ना अपनी मर्जी से, जब हम नीचे को ही गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी उसी डिजिट की। जैसे मान लो हमने यहाँ 3 की गुणा करी नीचे, तो अंश में हर में अगर करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1458 गुणा 2 की घात 3 और बटे में नीचे 2 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। तो इसके साथ जुड़ने के बाद ये हो जाएगा क्या, इसे तो कर लो 1458 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसे ओपन कर लो, 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और फिर नीचे हो जाएगा क्या कि 2 की घात 4 हो जाएगा गुणा 5 की घात 4 हो जाएगा। अब देखो जब ये 4 हैं और ये भी 4 हैं तो क्या होगा, 2 बाई इसे कर लो, 2 पंजे 10, तो 10 एक हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 10 की कितनी बार होगी, तो 4 बार होगी, 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सीधा एक काम की बात समझ लो कि 2 4 बार है, 10 5 भी 4 बार है, तो 2 पंजे 10, तो 10 की घात 4 हो जाएगी ये। ठीक है, तो 10 की घात 4 हो जाएगी, यानी 10 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। तो जो ऊपर की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 11664, और बटे में 2 की घात कितनी है 4, मतलब इसकी 10 की घात 4 है, तो 10 की घात 4 चाहे से ऐसे लिख लो अभी, और बाद में एक और लाइन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, 1166 4 बटे 1 1 2 3 4। अब हमने 10 की घात के रूप में क्यों बनाया इसे, वजह क्या है, क्योंकि इससे पॉइंट बनाने में आसानी होती है, जितनी जीरो है उतनी संख्या पीछे से गिनो और पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट बनाया हमने। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। कैसे कि यहाँ जब हमने पॉइंट बनाया तो 1.1664 हो जाएगा ये। अब ये हमारा आंसर है और हमने देख लिया इसका दशमलव प्रसार ये है। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। अब इसके अलावा आप एक क्वेश्चन में और अटकते हो, कौन से क्वेश्चन में, कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। कि प्रश्न पूछा जाता है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार, कि इस पूरी संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो हमने जब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया, हमने देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो दशमलव प्रसार कितने अंक तक होगा, दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, 4 अंकों तक होगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, मैंने आपको एक एक सारे क्वेश्चन करवा लिए ऐसे ही करके। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है ये भी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। अब उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपको पता है ना HCF हमने पहले भाग विधि से ज्ञात किया था, तो वो हमें पता नहीं था कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है आपको। कैसे कि भाई आपको करना क्या है कि आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करनी है, तो 225 अंदर रह गया, और आपको भाग करना है क्या 135 से 225 को भाग करेंगे हम
भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। अब जब दूनी पे पहाड़ा चलाएंगे तो दूनी पे कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो 270 हो जाएगा। ये तो 225 है, ये तो हमें छोटा लेना है। तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ इसे। तो छोटे के लिए हम करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा और साफ सा कर देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आए और साफ दिखाई भी दे, ठीक है। यूँ नहीं कि बस समझा रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये दूनी पे तो चलेगा नहीं, इकम पे चलेगा। तो 135 इकम 135, तो 5 से 5 गए 0 आया, और यहाँ से दाएं ले ली, 12 में से 3 गए 9 बचा है, 90 बचा है। तो इस शेष को जब ये पूरी संख्या कट जाए, मतलब पूरे सॉल्व हो जाए, तो जो शेष बचा है तो उस शेष को दोबारा हमें, उस शेष से दोबारा हमें भाग करनी है पहले वाले भाजक को, जिसे 135 को पहले हमने किससे भाग किया था, 135 से, तो इसे हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब इसे फिर दोबारा भाग करेंगे तो 45 दूनी 9 दूनी 18, तो यानी 180 हो जाएगा। तो ये भी 1 जहाँ पे चलेगा तो ये हो जाएगा क्या, 90, और यह बचेगा क्या, 5 का 5 9, यहाँ बचेगा 4 45। अब सेम वही करना है, जब शेष बचा है उसे पहले वाले भाजक को उससे भाग देनी है। तो 90 को भाग 90 को भाग देनी है किससे, 45 से, ठीक है। तो 45 दूनी 90, तो ये तो कट जाएगा, 45 दूनी 90 पूरा कट गया ये, ठीक है, पूरा कट गया। तो हमारा आंसर यहाँ शेष बचा है। तो जो हमारा लास्ट भाजक है ना, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होता है। अब इसे लिखना किस तरीके से है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये वही वाला फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। इसमें भाज्य ए है, भाजक बी है, भाजक गुणा भागफल, भागफल हमारा क्यू है, और प्लस शेषफल हमारा आर है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो इसमें ए हमारा क्या है, यानी भाज्य ये अंदर जो है ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। ये हमारा क्या है, भाजक है। अब भागफल तो आपको पता है, भागफल ये होता है हमारा, और शेषफल क्या होता है, शेषफल ये होता है जो शेष बचा है, शेष, ठीक है। फिर शेष से दोबारा अंदर वाला भाज्य बन जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या कि ए 225 बराबर बी क्यू, यानी भाजक गुणा भागफल, भाजक 135 गुणा भागफल 1, यानी 1 पे ही चलाया था हमने पहाड़ा पहले तो, और फिर प्लस शेषफल हमारा क्या आया था, 90 आया था। तो यहाँ आर बराबर नहीं है 0 के, जब तक हमारा शेषफल यहाँ 0 नहीं आ जाता ना, जब तक हम नहीं करते, ठीक है, छोड़ते नहीं है ऐसे। तो ये हमें ऐसे करना है कि आर बराबर नहीं है 0 के, तो आता है पुनः। तो पुनः इस बार हमने अगली बार क्या कहा था, अब की बार हमारा भाजक मतलब भाज्य हमारा था अंदर वाला, यानी 135। तो 135 अगली बार भाज्य लिया था, तो 135 बराबर पहाड़ा कितने पे चलाया था, 90 गुणा 1, और प्लस शेषफल हमारा क्या आया था, 45 आया था। तो यहाँ भी हमारा आर बराबर नहीं है 0 के। और फिर ऐसे ही पुनः हम करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा इस बार जो पहले वाला भाजक था उसे भाज्य बनाया था, तो 90 बराबर जो शेषफल था उसे हमने भाजक बनाया था, यानी 45, सॉरी, तो ये 45 हो गया था ना। तो 45 कितने में पहाड़े चला था, 45 दूनी 90, और प्लस शेषफल हमारा आया था 0। तो यहाँ हमारा आर बराबर है 0 के। अतः HCF बराबर होगा हमारा 45। बस यही हमारा है, जो हमारा लास्ट भाजक है ना, वही हमारा HCF है, ठीक है। तो समझ में आया ना ये प्रश्न। तो बस इस तरह के प्रश्न पेपर में आएंगे, और ऐसे ही थोड़े से और देखते हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, और बस उसके बाद हम समझ जाएंगे। फिर अगला चैप्टर हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये प्रश्न भी पेपर में बार बार आया है कि व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 ये एक भाज्य संख्या है, इसकी हमें व्याख्या करनी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे करने के लिए सबसे आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि इसे सॉल्व करके एक पूरी डिजिट बना लो। एक कि 17 क्या करेंगे हम, 17 पहले तो संख्या बता रहा हूँ, 17 गुणा 5 गुणा 11 और गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11, ठीक है। तो इसे पहले सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बोर्ड मास का नियम रूल लागू करना है, बोर्ड मास का नियम हमें फॉलो करना है। हमें ये नहीं करना कि पहले इसे 2 में से 2 जोड़ दिया 4 हो गया तो 4 में सब मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा नहीं करना कि प्लस से इधर। पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई किन किन के बीच में है, बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS। अगर डिवाइड है तो पहले डिवाइड करो, डिवाइड है नहीं, जिसकी हमें जरूरत है वो है पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद जब मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाए उसके बाद ऐड करो,
और फिर लास्ट में अगर माइनस का साइन है तो उसे सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, हमें डिवाइड का साइन तो है नहीं इसमें, तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, इनके बीच में है मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो बीच में प्लस का साइन है इसलिए ये अलग हो रहे हैं। तो पहले इधर को सोल्व करो, तो इसे सोल्व करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 110 तिया 330 हो जाएगा। 330 में जब 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5610, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, आप करके देख लो, और 11 दूनी 22। अब जोड़ो इसे, अब जब इसे जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 5610 और 11 22 हो जाएगा। तो 5610 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5632 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5632 है, अब हमें ये इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। भाई इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं ना, तो इसे निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे, 5632 2 से काटो, क्योंकि एंड में 2 दिख रहा है तो यानी 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2 और 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 अट्ठे 16। अब ये मैंने जीरो क्यों लगाई, आप भाग करके देखना, ऐसे मत करना, ठीक है। 2 सत्ते 14, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि ये कैसे करनी है कैलकुलेशन। ये जीरो जो मैंने लिया है ना, आप भाग करके देखोगे तो समझ जाओगे क्यों लिया है, ठीक है। और 2 सत्ते 14, फिर 0 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से कटेगा बस ये, तो 11। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आ रहा है, यानी 2 की घात 9 और गुणा 11। तो हमें क्यों निकला, हमने क्यों निकाले इसके अभाज्य गुणनखंड, हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या जो सबसे कट जाए वह भाज्य संख्या। अभाज्य जो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद से और एक से कटे, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि या तो 1 से कटेगी या फिर ये खुद से कटेगी, तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो किसी भी अभाज्य संख्या के, ये क्या है, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो एक या वह खुद, ठीक है। और जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8 हो गया, अब 8 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह 1 से भी कट जाएगी, यह 2 से भी कट जाएगी, यह 4 से भी कट जाएगी और यह 8 से भी कट जाएगी। तो यह सारों से कट रही है, यानी ये किसी भी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या, तो मतलब यह भाज्य संख्या, ये भाज्य है, भाज्य है। तो ठीक है, इस तरह आपने समझ लिया कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं, ठीक है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह तो भाज्य है, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, यह एक भी हो सकता है, एक तो है ही, हर किसी गुणनखंड एक तो होता ही है। तो इस संख्या का एक तो गुणनखंड है ही, उसके बाद 9 बार हैं इसके गुणनखंड, और 11 ये भी गुणनखंड है। तो हमने क्या देखा, इसके 9 बार गुणनखंड हैं। इसे लिखने का तरीका भी यही है, इसे साथ ही लिख लो कि यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड है तो आता है अभाज्य है, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, इसे करने का यही तरीका है। अब देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक प्रश्न तो मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, सेम वैसे ही प्रश्न दोबारा पेपर में आया हुआ है, और मैं इस बार थोड़ा सा खुल के और बताने वाला हूँ ताकि आप दोबारा इसे समझ पाएं, क्योंकि पेपर में आएगा, 100% आएगा, इस चैप्टर से ये प्रश्न तो आएगा ही कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि कोई ये संख्या जो है 17/8, ठीक है, ये 17/8 जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और अगर दशमलव प्रसार शांत है, सिर्फ शांत का ही निकाल सकते हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार शांत हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 17/18 हमने लिखा, 17/8 है, सॉरी 17/8 हमने लिखा, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 17 का तो 17 ही रहेगा, और 8 का क्या रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमने क्या देखा कि ये किस रूप में है, यह है 17/2 की घात 3 के रूप में। अब ये तो हमें पता चला, थोड़ा एक मिनट, ये बार बार ऐसे ही हो जाता है क्या, तो इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे यार।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये हमने लिखा है इसके 17/2 के रूप में, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें पता चला कि ये 2 में 2 के रूप में है, कि यहाँ हर जो है वो 2 n के रूप में है। n कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, n के रूप में है। ठीक है, n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार क्या है? अतः दशमलव प्रसार कैसा है? प्रसार शांत है। शांत क्यों है? कि अगर हर में 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो, सिर्फ या तो 2 के रूप में हो अकेला, या सीधा 5 के रूप में हो अकेला, या 2 गुणा 5 के रूप में हो, तो हमें दशमलव प्रसार शांत मिलेगा। ठीक है, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका हमने दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? कि 17/2 है, तो ये 2 3 बार हैं, तो 5 भी 3 बार लेने पड़ेंगे, तो यानी 5 की गुणा करने पर कहाँ? अंश और हर में। ठीक है, ये आप लिखोगे करने पर, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि अंश और हर में 5 की गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा? 17/2 गुणा 5 और ऊपर भी 5 हो जाएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसे सीधा कर लो, चलो पहले सॉल्व कर लो। तो 17 5 5 25, 25 5 125, यानी 17 गुणा 125 की हम गुणा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, 5 दूनी 10, 10⁻3 हो जाएगा। यानी जब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आएगा, 2125 आएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 10⁻3 यानी 1000। और बस जब इसे दशमलव प्रसार में हम बनाएंगे, दशमलव बनाएंगे, तो संख्या जीरो कितनी है? 1 2 3 जीरो है, तो पीछे से 3 संख्या गिनेंगे, 1 2 3, तो उससे पहले पॉइंट लगा लेंगे, तो जो दशमलव प्रसार होगा 2.125 होगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? अब इसके थोड़े से बस एक आधा क्वेश्चन ले रहा है, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये प्रश्न हमारा लास्ट सेकंड प्रश्न है, और इस तरह के एक और प्रश्न मैं लेने वाला हूँ ताकि आप उसे भी समझ आए। ठीक है, तो ये प्रश्न विभाग का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता तो है ये एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके हल में जो हम शुरुआत करेंगे ना, हल की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? कि हल माना आप कह रहे हैं कि सिद्ध करना है हमें अपरिमेय संख्या है। हम आपकी बात मानते हैं कि यह एक, हम इस हिसाब से सोचते हैं ना कि आप सोच रहे हो कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर हमने ये परिमेय संख्या नहीं है, यह सिद्ध कर दिया, तो वह परिमेय संख्या बची ना। कि माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या तो हमने मान ली से, अब परिमेय संख्या किस रूप में होती है? यानी √3 जो है वो है P/Q के रूप में। अगर यह P/Q के रूप में है, तो हमें पता है कि P/Q परिमेय संख्या का रूल क्या होता है? कि जहां P और Q किसे लिखेंगे? कि जहां P तथा Q एक घन पूर्णांक है, एक क्या है? घन पूर्णांक हैं, और Q बराबर नहीं होता 0 के, क्योंकि परिमेय संख्या में Q 0 नहीं होता, तथा ये सहअभाज्य संख्या है, तथा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया नॉर्मल चीज़। अब हमें क्या करना है? इसका रूट गायब करना है, अंडर जो है ये गायब करना है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यानी √3 के ऊपर भी वर्ग आएगा, यानी स्क्वायर आएगा, और यहाँ P/Q के रूप में भी ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या करना है? यानी √3 का 3 बचेगा यहाँ, और बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इसमें अभी देखो हमें पूरा नहीं करना, अभी ये बटे में है, तो इसे उधर ले जाएंगे, तो ये एक भिन्न से हट जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यानी P स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो 3Q के रूप में आ रहा है, तो यानी ये 3 से कट जाएगा, P स्क्वायर का जो मान होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता चला कि P स्क्वायर का जो मान है वो 3 से विभाजित हो रहा है, कि अतः जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर जो है वो संख्या 3 से विभाजित है। अगर ये P स्क्वायर 3 से विभाजित है, कि मान लो कि कोई संख्या है जिसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, मान लो मैं कहूँगा कि 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 9 27 कर लो। ठीक है, 27 कर लो, कुछ भी कर लो।
तीन तिया 9 तिया 27, इसके 3 गुणनखंड है। हमें पता चला कि ये 3 से विभाजित है, तो जो इसका स्क्वायर है वो 3 से वो भी विभाजित होगा, यानी वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 संख्या, यानी संख्या 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब हमें क्या करना है कि P, मान लिया हमने कि P जो है वो 3R है या 3C कर लो, कि अतः P बराबर 3C, ठीक है, C कर लो इसे। P बराबर, जो P का मान है वो 3C है, यानी उसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, P के गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो कोई संख्या C है जिसके साथ इसके गुणा में 3 है, यानी P का मान 3C भी आ रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है। अंडर रूट में देखो यहाँ अंडर रूट 3 दिया है, अंडर रूट 5 दे देगा, या अंडर रूट 7 मिलेगा, या फिर अंडर रूट 11 मिलेगा, वो कुछ भी मिल सकता है। बस प्रोसेस सारों का एक ही है, यही प्रोसेस है इसे करने का सभी का। बस जहाँ अंडर रूट 3 है वहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7, अगर यहाँ 7 है तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, 11 है तो अंडर रूट 11 हो जाएगा, 5 है तो अंडर रूट 5 5 चलता रहेगा, और जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ 5 5 होता जाएगा, अगर अंडर रूट 5 को हम सिद्ध कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 3C है, तो हमने क्या करा कि जो ये वाला हमारा समीकरण है, कि यहाँ इसे समीकरण 1 बना लो चलो, कि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि इसमें P का मान 3C रख लेना है, ठीक है। तो P का मान जो है वो 3C मतलब 3C रख लेना है। तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ कि 3C का स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या करा 3C रखा, और उसके ऊपर स्क्वायर तो लग ही रहा है, तो 3Q का स्क्वायर, ठीक है। अब बस करना क्या है कि 3 तिया 9 C का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि C का स्क्वायर यहाँ 9 है, और बटे में यहाँ 3 आ जाएगा, और बराबर क्योंकि यहाँ गुणा में है इधर से पहुँच जाएगा, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 3 तिया 9, तो हमें क्या मिला कि Q स्क्वायर बराबर 3C का स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ पता चली कि Q स्क्वायर भी कहते हैं, Q स्क्वायर भी संख्या 3 से विभाजित है, तो Q भी 3 से विभाजित होगा। और जो परिमेय संख्या होती है उसका एक रूल होता है कि वह एक सहभाज्य संख्या होती है, यानी साथ में आने वाली अभाज्य संख्या होती है, जो किसी से नहीं कटती, सिर्फ एक से कटती है, ठीक है। साथ में आने वाली अभाज्य सहभाज्य संख्या होती है जो सिर्फ 3 से, मतलब किसी भी एक मतलब एक ही संख्या से नहीं कटती, सिर्फ एक संख्या से कटती है, ठीक है। यानी हमें क्या पता चला कि 3 से ही, अतः जो संख्या 3 से P तथा Q दोनों विभाजित हैं, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः, या हम इसे इसलिए भी कर सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब सहभाज्य नहीं है तो वह परिमेय संख्या भी नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या है वह, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ ताकि बड़ी हो गई वीडियो, ठीक है, इसलिए। तो बस ये हमने कर लिया, और इस तरह आपको ये क्वेश्चन आराम से करना है सॉल्व। बस एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, ठीक है। और अब लास्ट छोटा सा क्वेश्चन रह रहा है, उसे भी मैं करवा देता हूँ, सहभाज्य संख्या होगा। तो लास्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कि कौन सा जोड़ा जो है, यानी कौन सा युग्म जो है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि सहभाज्य संख्याओं का है, इनमें से कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का है। तो हमें जोड़े में देखना है कि वह संख्या सिर्फ एक से कटनी चाहिए, जोड़े में है मगर वो किससे नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ एक से कटनी चाहिए। तो 14 और 35, तो पहले में ये कोई सी एक संख्या से दोनों संख्या कट रही हैं क्या, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी 7 से कट रहा है, तो यानी ये तो नहीं है।
उसके बाद ये देख लो, चलो ये देख लो 18 एकम 18 नहीं, ये नहीं कट रहा है। चाहे किसी भी संख्या से ट्राई करके देख लो तो ये नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। 31 तिया 93, 31 से कट जाएगा, 31 कम 31 और 31 तिया 93 हो जाएगा। और ये तो 2 से कट रहा है, तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, ठीक है। साथ में आ रही है और किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ एक से कटे, तो वह सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है। समझ में आया ना। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है और सबकी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब तो अभी करें अगर अभी नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, अभी करें। और बस तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, बाय बाय।